अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार साथियों। आप देख रहे हैं हरियाणा की न्यूज नेटवर्क यूट्यूब चैनल। आज हमारी मौजूदगी है नूह के अंदर। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने वाले हैं जो काफी लंबे समय से आप उनको सोशल मीडिया पर देखते होंगे कि वो समाज के लिए बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं और करते आ रहे हैं। लेकिन अब वो नूह विधानसभा क्षेत्र से एसडीपीआई पार्टी से चुनावी ताल ठोक चुके हैं और नौजवान युवा पढ़े लिखे हैं और नौजवानों को राजनीति के अंदर आना भी चाहिए। एक शेर के साथ मैं इस चीज को दर्शाता हूं कि उम्रदराज कांपते हाथों और झुकती कमर को आराम दीजिए। उम्रदराज कांपते हाथों और झुकती कमर को आराम दीजिए। राजनीति में जोश व जुनून से भरे युवाओं को अवसर दीजिए। जो बदलाव और चुनाव कल करना है वो आज ही कर दीजिए। देश की सूरत व मूरत बदलना है तो युवाओं को अवसर दीजिए। हमारे साथ अनवर इंजीनियर भाई हैं। मैं अनवर जी, आपसे सबसे पहले मेरा ये सवाल है कि आप चुनावी मैदान में हैं, चुनाव की ताल आपने नूह विधानसभा क्षेत्र से ठोक दी है और आप किस पार्टी से चुनाव लड़ना चाहते हो? मैं सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया और इसी पार्टी से मैं चुनाव लड़ूंगा और ये पूरे मुल्क की पार्टी है। जैसा कि हम इस पार्टी को यहाँ पर थोड़ा नया देख रहे हैं, हर बंदा नया देख रहा है, इस पार्टी के बारे में आप हमारे दर्शकों को थोड़ा बताओ। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ये हर दुख सुख में हर जगह हर मजलूम के साथ खड़ी है। इसका जो एक नारा है, भूख से आजादी और खौफ से आजादी। भूख से आजादी का मतलब एक ये है कि एक रोजगार दिलाना, जी बिल्कुल, और खौफ से आजादी का एक डर का जो माहौल है आज देश के अंदर उसको खत्म करना। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी भूख से आजादी और खौफ से आजादी दिलाने वाली पार्टी है। बेरोजगार युवाओं को रोजगार से जोड़ेगी। देश में आज जो भय का माहौल है, युवा आज अपने घर पर बैठे हुए हैं बेरोजगार, ना बाहर जाते हैं कमाने के लिए क्योंकि धक्के खाने पड़ते हैं और बहुत निराशा हाथ लगती है। पढ़े लिखे शिक्षक आज इस तरीके से कोई ड्राइवरी कर रहा है, कोई बेलदारी कर रहा है, आज नौकरियां नहीं है। तो हमारी पार्टी अगर सत्ता में आएगी तो रोजगार दिलाएगी, अच्छे पदों पर नौकरियां देने का काम करेगी। और एसडीपीआई पार्टी आज वायनाड में जो केरल के अंदर बाढ़ आई हुई है, 1000 प्लस वेल्टिनियर काम कर रहे हैं, बाढ़ पीड़ितों को मदद कर रहे हैं वहां पर हर तरीके से। अच्छा, दूसरा सवाल हमारा आपसे ये है कि आप चुनावी मैदान में हो, आपके चुनाव लड़ने के कौन कौन से मुद्दे होंगे? किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़ोगे? मेवात के मुद्दों, इतने मुद्दों की कोई बात ही ना, इतने मुद्दे हैं। चाहे वो शिक्षा से जोड़ लो आप, चाहे रेल की बात कर लो, चाहे पानी की बात कर लो। कहने का मतलब मुद्दे ही मुद्दे हैं। यहाँ आज तक 76-77 साल आज देश को आजाद हुए हो गए, यहाँ रेल नहीं आई। रेल की सीटी बजाने का हर सीएम ने जो भी बना, चाहे चौटाला बना, चाहे हुड्डा बना, चाहे भजन लाल बना, सबने वादे इरादे किए कि हम मेवात में सीटी बजाएंगे। लेकिन मेवात की वोटों को बटोर कर उनके विधायकों को लेकर सरकार बना लेते हैं, लेकिन उनको विधानसभा में ये इजाजत नहीं देते कि आप रेल मांगोगे हमसे। सिर्फ अगर रेल मांगोगे तो अगली बार आपका टिकट कट जाएगा। इसलिए हमारे यहाँ से जो हम पार्टियों के नेता चुनकर भेजते हैं वो हमारी बात वहां नहीं रखते, यूनिवर्सिटी की बात नहीं करते। चौटाला अब फिर ये कह रहे हैं कि आईएनएलडी फलाना, आईएनएलडी का भी सीएम काफी रहा है लेकिन उसने आज तक यूनिवर्सिटी नहीं दी। चौटाला ने भी, चौटाला कम नहीं है। कांग्रेस सरकार रही, जो कांग्रेस के अभी ये लोग कहते हैं कि अभी दीपेंद्र कह रहा था कि हम रेल लाने का काम करेंगे, इनकी सरकार रही, इनका पापा 2-2 बार 3-3 बार मुख्यमंत्री रहा, तब तो ये रेल नहीं ला पाए। और जो हमारे ये मुद्दे की बात ये है, यहाँ किसानों के लिए टाइम पे नहरी पानी नहीं मिलता, फसल सूख जाती है, पीने का पानी नहीं मिलता है, 1500-2000 रुपए में पानी का टैंकर डल रहा है। ये सारी देन हमारे यहाँ के पुराने नेताओं की है। वो हमारी विधानसभा में जाकर आवाज नहीं उठाते, गूंगे बहरे बनकर बैठ जाते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं ओवैसी की कॉपी करते हुए अपने एक भाई को एक बार नूह से अदर पार्टी से विधायक बनाकर दिखा दो। विधानसभा में जैसे ओवैसी लोकसभा में आवाज उठाता तो विधानसभा में मेवात की आवाज उठाने का काम करेंगे हम। अच्छा, 1 सितंबर को जैसे हमको अभी आपके जरिए पता चला कि आपका प्रोग्राम है, तो उस प्रोग्राम कहां पर होगा, कितने लोगों के आने की संभावना है और आपकी पार्टी हाईकमान से कौन आपके प्रोग्राम के अंदर आ रहा है, वो जानकारी आप एक बार दीजिए। एसडीपीआई पार्टी के जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हमारे सफी साहब हैं वो इस प्रोग्राम में आ रहे हैं और इसमें कई राष्ट्रीय नेताओं का आने का हमने इनविटेशन दे रखा है। और ये खेड़ला मोड़ बरात घर है, सद्भावना मंडप के नाम से भी जानते हैं लोग उसको। वो झंडा वाली पार्क है जो उसके बिल्कुल टच में है।
कार्यकर्ता मीटिंग हुई, तो इंशाल्लाह पार्टी का जो हम गठन करने जा रहे हैं प्रदेश की, उसको लेकर हमने मीटिंग की और इसमें ही हम लोगों को अपनी जिम्मेदारी देंगे किस किस पद पर कौन कौन काम करे। अच्छा, मेवात के जो पूर्व विधायक हैं, मंत्री भी यहाँ से रह चुके हैं और बाकी के दूसरे विधायक हैं, और आज तक मेवात के अंदर कोई विकास नहीं हुआ, उन विधायकों के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? उनके बारे में आपकी क्या राय है? मैं तो देखो उनके बारे में लोग सब जानते हैं, वो सिर्फ वोट लेने के बाद गाँव में जाते ही नहीं, शादियों में जाते हैं। कार्ड जो मेन बड़े आदमी होते हैं उनकी तो शादी अटेंड करते, गरीब की तो शादी में भी नहीं जाते, गरीब आदमी की मट्टी में नहीं जाते। सिर्फ वोट लेने के बाद अपने चंडीगढ़ में रहते हैं या वह अपने फरीदाबाद कोठी पर आराम करते हैं, और इनका तो बस यहाँ वोट लेने का मेन टारगेट है। चौ साहब की बात ले लो, वो अपने गुड़गांव में आराम करता है, तो और चौधरी आफ्ताब अहमद फरीदाबाद कोठी पर आराम करता है। अभी थोड़े दिन पहले मेवात के लोगों को इनकी इतनी सख्त जरूरत पड़ी थी, दोनों ने फोन स्विच ऑफ कर लिए और दोनों यहाँ न्यू छोड़कर अपनी चक्कर दिए। अच्छा, आपका बैकग्राउंड क्या है? क्योंकि हमने देखा है कि आपके बैकग्राउंड से पहले कोई राजनीतिक घराने से नहीं है, लेकिन आपका बैकग्राउंड क्या है और आपने अचानक से राजनीति में आने का प्लान क्यों किया है? देखो मुस्लिम भाई, मेरे जो परदादा थे वो 25-30 साल गांव के सरपंच रहे। अच्छा। मेरे दादाजी पटवारी थे, यूनुस खान, और उसके बाद बाई गांव से। बाई गांव से, और मेरे दादाजी के भाई थे इलियास चेयरमैन, 2 बार जिला पार्षद रहे, 1 बार गांव के सरपंच रहे इलियास चेयरमैन भी। उसके बाद तीसरी पीढ़ी में जब हमारे राजनीति आती है तो मेरे चाचा जाहिद हुसैन चेयरमैन, जो नूह ब्लॉक के चेयरमैन रहे, 2 बार ब्लॉक समिति मेंबर रहे। उसके बाद जब चौथी पीढ़ी में बात आती है तो मेरी अच्छा, जाहिद हुसैन जो है वो आपके चाचा हैं? अंकल जी। हाँ, इस चीज का भी बहुत से लोगों को नहीं पता होगा। जो अनवर इंजीनियर भाई हैं, वो जाहिद हुसैन जो चेयरमैन है उनके भतीजे हैं, जो अब नूह विधानसभा से लोकसभा विधानसभा के लिए अपनी चुनावी ताल ठोक चुके हैं। और उसके बाद तीसरी पीढ़ी में जब बात आती है तो महिलाओं में सरपंच आ गई थी पिछली बार, तो उसमें हमारी एक अनमेरिड हमारी फूफी थी, उसको हमने चुनाव लड़ाया था, पढ़ी लिखी थी, तो तीसरी पीढ़ी में वो सरपंच रही सरवरी, जो आज सौरभ खेड़ी का लड़का घर में है, हाजी सौरभ जी के, वो तीसरी पीढ़ी में सरपंच रही। उसके बाद फिर अब हम, मेरी चाची है अंजुम खान, प्रेजेंट वो सरपंच है, कंटिन्यू हम 2 बार अब सरपंच हैं। और कहने का मतलब ये है हम तीसरी पीढ़ी हमारी सरपंच है, लगभग हमने 40 साल सरपंची की है। 2 बार जिला पार्षद रहे हैं, 2 बार ब्लॉक समिति मेंबर, 1 बार ब्लॉक चेयरमैन, और 1 बार मेरी दादी हमेशा बेगम, जिसने बदरुद्दीन को उन्हीं का रूट पे जाकर हराया था, वो ढेकड़ी गांव से थी। अच्छा। और बदरुद्दीन अडबर गांव से था, लेकिन छिरकलोत की बेटी होने के नाते उसको ढेकड़ी के लोगों ने, जयसिंहपुर कोतला का जो भी गांव लगते थे, वो बहुत सपोर्ट करा, उसको वोट दिया, वो हमेशा बेगम को जिताने का काम किया, वो मेरी दादी थी। अच्छा, अब आपने विधानसभा में आने का मन बना लिया है? इंशाल्लाह मैंने मन किया, मैंने पिछली बार 2019 में राजकुमार सैनी की टिकट से चुनाव लड़ा था। उस टाइम मेरी एज कम थी और लोग कम जानते थे, नई पार्टी के साथ मैंने चुनाव लड़ा था, राजकुमार सैनी जी, और अब मेरी एज भी है, अल्लाह को कम से बोलना चालना भी ठीक हो गया, ठीक बात है। और लोगों तजुर्बा भी। उस टाइम जब मैंने नॉमिनेशन किया था तो डीसी साहब ने मेरी पीठ थपथपाई थी कि कोई मेवात का युवा निकल कर आया। हमने मेवात के बारे में सुना कि वहां तो 2 ही परिवार राज कर रहे, तीसरा कोई आता नहीं है। उनकी बात में दम था, क्योंकि यहाँ पे एक सनाउल्ला खान घूमता है, एक फखरुद्दीन, पैसे वाले भी, नाम वाले भी, लेकिन उनकी भी इनके बीच में नॉमिनेशन करने की हिम्मत नहीं पड़ती। कि आपने जैसे युवा ने इनको बीच में नॉमिनेशन किया, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद अनवर भाई। आपको देखकर और युवा इस राजनीति में आएंगे, युवाओं को राजनीति में आना चाहिए, देश का भविष्य है युवाओं का। अच्छा, आप युवा हैं, आप हमारे इस चैनल के जरिए मेवात के बाकी युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहता हूँ, पूरा परिवारवाद की राजनीति का बहिष्कार करें। हमने इनको बार बार देख लिया और हर बार अभी इनको देखते रहेंगे। इनका वही हाल है कि ना तो ये जीने लायक छोड़ते हैं, ना मरने लायक छोड़ रहे हैं। रही बात ये, अब हम अपने खुद को नहीं बदलेंगे तो अल्लाह ताला हमें भी नहीं बदल सकता। ये हदीस में भी है, अपने हालात खुद बदलने पड़ते हैं, अल्लाह ताला उसी की मदद करता है जो हालात बदलने की कोशिश करता है। मैं एक छोटा सा एक शेर कहना चाहता हूँ भाई साहब, कि कबूतर के पंजों में कभी बाज नहीं होते, बुज़दिल के दिल में कभी राज नहीं होते। जिस कौम को पड़ जाए सर झुकाने की आदत, उस कौम के सर पे कभी ताज नहीं होते। इसलिए मेवात के लोगों से मेरी अपील है कि पार्टी मत देखो आप, एक बार चेंजिंग के लिए, जैसे मम्मन खान को आपने झिरका में विधायक बनाया चेंजिंग के लिए, ऐसे एक बार नूह में चेंजिंग के लिए आप वोट कर दें कि पार्टी को
विधानसभा में आपकी आवाज बढ़कर उठाए, मुद्दों को उठाने का काम। ये थे हमारे साथ अनवर इंजीनियर भाई जो नुह विधान। अच्छा अनवर भाई, आखिरी ज्यादा हो गया है, हमारे जो युवा हैं वो नशे की तरफ बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, उन युवाओं से आपका क्या संदेश है, क्या कहना चाहते देखो, नशा एक ऐसा वो है, जुर्म की तरफ ले जाता है। तो नशा, जब उसके पास पैसा नहीं होंगे चोरी करेगा, हैं? घर में सबसे पहले घर से चोरी करेगा, उसके बाद जब वो घर वालों उसको भगा देंगे फिर बाहर चोरी करेगा। तो कहने का मतलब है मेवात बर्बादी की राह पे जाएगा। फिर इसको मेन जो वजह है नशा की, हमारे यहाँ ज्यादातर अनपढ़ता है, बेरोजगारी है। जब बेरोजगार अनपढ़ जो रहता है वो नशे की तरफ जाता है, सिगरेट पीता है, बीड़ी पीता है, गांजा पीता है, जो भी नशे हैं, अगर सारा नशा सीख जाता है। इसकी जो, अगर फिर वही बात है, हम राजनीतिक लोग हैं, इसके जिम्मेदार हमारे नेता हैं। अगर वो यहाँ पे पहले शिक्षा की जोत जला देते तो आज बच्चे नशे की तरफ नहीं जाते, रोजगार की तरफ जाते। तो कहने का मतलब ये है, नशा रोकने के लिए यहाँ पे जो हमारी जो संस्थाएं हैं, एनजीओ जो बनी हुई है, इन एनजीओ को एक साथ आना चाहिए एकजुट होकर, और हम भी उनके साथ में काम करेंगे, हमको भी लेना चाहिए, तब जाके नशा रुक सकता है। और नहीं तो यहाँ पर नशे की कोई सीमा नहीं है, दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इसके लिए रोकने के लिए समाज सेवियों को भी आना पड़ेगा। और इसके नाम पे लोग कुछ लोग आए भी थे, लेकिन वो समाज सेवा के नाम पे कि हम नशा मुक्त मेवात बनाएंगे, लेकिन वो बाद में पता नहीं और कुछ चक्कर हो जाता है, जबकि जो जमीन लेवल पर काम करना चाहिए इसके लिए। ये अच्छा अनवर भाई, ये बताइए कि मेवात के अंदर आपकी पार्टी की जो सोच है और विचार हैं, जैसे अभी आपने बताया वो यूनिवर्सिटी के लिए, हॉस्पिटल वगैरह के लिए बहुत आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है। हम यहाँ पर देखते हैं हमारे यहाँ पर ओनली एक ही मेडिकल कॉलेज नल्लड़ है जिसमें लोगों को कोई व्यवस्था नहीं मिलती है सही तरीके से, ना दवाइयाँ मिलती हैं। तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? हमारी पार्टी के जो नेता है वो जब मेवात आए थे पहली बार, तो उन्होंने यहाँ के मेवात का हालात देखा तो बड़े ताज्जुब में रह गए कि मेवात में आज तक यूनिवर्सिटी नहीं है। तो फिर इसी बात पर चर्चा हुई, उन्होंने कही सरकार हमारी बने या ना बने, हमारे विधायक बने या ना बने, लेकिन हम अपने पैसे से एक यूनिवर्सिटी मेवात में खोलेंगे और एक मेडिकल कॉलेज भी खोलेंगे प्राइवेट, जिसमें गरीब बच्चों को फ्री दवा मिल सके और शिक्षा मिल सके, फ्री यूनिवर्सिटी भी खोलेंगे। तो ये दोनों बातों पे हमारे डॉक्टर सरफुद्दीन एडवोकेट साहब वो भी आए थे, उन्होंने भी यही बात की थी कि मेवात में हमें काम करने की जरूरत है। और यहाँ के जो उलमा है उनको हमारे साथ आना चाहिए, क्योंकि वो आजकल कांग्रेस को ज्यादा सपोर्ट करते हैं, पता नहीं उनको क्या है, जबकि पार्टियां सभी बराबर की हैं, एक पार्टी के पीछे नहीं भागना चाहिए। मैं उलमाओं से कहना चाहता हूँ जो हमारे मेवात की हितैषी पार्टी उसको सपोर्ट करे, अन्यथा छोड़ दीजिए। ये थे हमारे साथ अनवर इंजीनियर भाई जो नुह विधानसभा क्षेत्र से चुनावी ताल ठोक चुके हैं। और आप इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और नौजवान लोगों तक। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।